822 तो इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जानते हैं आप लोग कि इसी चैनल पर और भी अन्य जितने भी हैं मॉडल पेपर के वो सब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परिमेय संख्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए √2 ये 2 √ से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो ये डेसिमल के बाद में इन्फिनेटिव तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा, और इस तरह से जाएगा जिस तरह से एक अपरिमेय संख्या हो। और √3 भी √ से बाहर नहीं निकलेगा, √7 भी नहीं निकलेगा, पर 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका आंसर 3 आएगा। तो इस तरह से हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण क्या ग्राफ का आकार कैसा होता है। तो सब लोग जानते हैं भाई कि द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा परवलयाकार बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण x बटा ये बराबर y बटा बी इंटू, अभी इस तरह से दिया है, कॉमा लगा है, फिर ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान क्या होगा। तो इसको आप लोग लगा कर देख लीजिए। देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही, सी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें बी सही है। और ये कैसे आएगा, तो इसको मैं लगा कर दिखाता हूँ आप सबको। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है इस क्वेश्चन को, और आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है समीकरण में x अपान ये बराबर y अपान बी, और इसमें y का मान ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान में रखिए, y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब आपको यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें जो मान रखिए लाकर यहाँ से वो मान क्या होना चाहिए, तो वो x का मान होना चाहिए। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस x का मान अगर आपको निकालना है तो ये को उधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाएगा, तो देखिए ये इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, तो ये y बटे b हो जाएगा, और इधर बचेगा x। अब यही x का मान इसमें पुट कीजिए, तो देखिए ये की जगह पर ये हो गया, बीच में गुणा है, और x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये y बटे b प्लस बी वाई, और बराबर हो गया इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये का गुणा ये स्क्वायर इंटू वाई बटे बी हो गया, प्लस बी वाई बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब बी का गुणा करेंगे, देखिए बटा एक, इसका आप लोग समझ रहे हैं, बटा छुपा है। फिर देखिए बी और एक का लासा बी होता है, और यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर वाई प्लस बी वाई, और बराबर हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 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 बी का, सॉरी यहाँ पर एक का गुणा होगा, बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए बी को इधर भेज दीजिए, तो बी इधर आएगा तो गुणे में आएगा, तो बी बराबर इंटू हो जाएगा, देखिए बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हो गया। और इधर क्या बचा, इधर से इधर बचा ये स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। देखिए ऊपर वाला केवल बचा। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y जब कॉमन निकलेगा, यहाँ से जब y कॉमन निकलेगा, तो y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से y निकल गया, बचा ये स्क्वायर प्लस यहाँ से y निकल गया तो बचा बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बराबर b, और ये स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर ये बचा। अब देखिए ये स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कट गया, तो y बराबर क्या बचा, तो इस तरह से b बचा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर लिखा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये का मान क्या होगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये बराबर 0। अब आप सब जानते हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम आए, यानी माइनस में आए, तो समझ लीजिए कि आपका ये काल्पनिक मूल रखेगा, यानी कि वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। अब सोचिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कब आपका 0 से कम आएगा। तो देखिए बी स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर की जगह क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू, अब ये की जगह पर आप कितना लिखेंगे, x के स्क्वायर के आगे जो लिखा रहता है उसी को ये मानते हैं, तो ये की जगह पर तो 1 हो गया, बीच में गुणा है। अब c का मान कितना होना चाहिए, तो अगर आपने 4 से ज्यादा रखा, अगर आपने यहाँ पर 4 से ज्यादा रखा, तो 4 देखिए 4 अगर रख दिया तो 4 से 16 में से 16 घटेगा, देखिए ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आते ही वास्तविक मूल हो जाएगा, यानी 4 से ये बड़ा होना चाहिए। यानी ये यहाँ पर c का मान जो भी रखें, जब ये 4 से बड़ा रहेगा, जैसे 5 रख दे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और इस वजह से माइनस वाला बड़ा हो गया, 16 से 16 माइनस 20 हो गया, तो माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया तो 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा होते ही ये काल्पनिक मूल हो जाएगा। तो 0 से ये का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और इस तरह से फिर 5वां है अनुक्रम √2, 2√2, 3√2, इसका 10वां पद कौन सा होगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग।
इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि √2 इंटू 2√2 इंटू 3√2, इस सारणी में 10वें नंबर पर क्या रखा होगा, 10वां पद इसका ज्ञात करना है। तो देखिए ये का मान क्या हो गया, जो सबसे आगे लिखा रहता है वो ये है। फिर डी का मान क्या होता है, डिफरेंस कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये भी √2 आ जाएगा। और एन का मान 10 है, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है तो एन का मान 10 हो गया। ए एन का मान पूछ रहा है आपसे, तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। फिर देखते हैं कि ए एन बराबर हो गया ये प्लस, सॉरी ये का मान आपको दिया है √2 प्लस एन का मान दिया है 10 - 1 इंटू डी का मान दिया है √2, तो दिया है √2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 √2 और 9 √2 में 1 √2 घटेगा तो जुड़ेगा तो 10 √2 हो जाएगा, और ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 10 √2 इसमें कहाँ है, देखिए 10वां पद। अच्छा 10 √2 को अंदर भेजेंगे तो 10 2 100 दूना 200 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 200। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 100 को अंदर भेजेंगे 2 में गुणा होगा तो 200 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 200 आपका कहाँ है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से 6वां नंबर दिया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो चलिए इसका माध्य निकालते हैं। देखिए सारणी का ग्राफ मैंने बना लिया है, आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से क्वेश्चन दिया है और कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है। आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, आप सब पहली वाली विधि लगाइए। देखिए वर्ग अंतराल और यफ दिया है, तो आप हमेशा यक्स ज्ञात कीजिए। और यक्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको जोड़कर आधा करते हैं। तो 5 और 0 जोड़कर आधा करेंगे तो आएगा 2.5, क्योंकि 5 और 0 5 हो जाएगा, उसका आधा 2.5 होगा तो 2.5 होगा। 10 5 15, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। फिर 12.5 आ जाएगा, 5 5 जोड़ते ही 12 5 17.5 हो जाएगा। 17.5 देखिए 20 और 15 35 हो जाएगा, 35 का आधा 17.5 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम यफ एक्स का मान निकालेंगे। यफ एक्स यानी कि यफ और एक्स का गुणा, तो 2.5 का दुना करेंगे तो 5 आएगा। 7.5 चौका तो 15 दूना 30 हो गया। देखिए 7.5 का दूना करेंगे तो 15 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और 12.5 12 छक्का, तो ये हमारा 78 आ जाएगा। और इसके बाद 17.5 का 10 करेंगे, 10 में गुणा करेंगे तो 17 175 आ जाएगा। और इस तरह से एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स हम लोग निकाल लेंगे। और सिग्मा एफ एक्स यानी कि इस पूरे को जोड़ना है, तो 8 5 13 13 5 13 5 18 18 के 8 हासिल 1 7 7 14 14 3 17 और 1 18 और 1 1 288 आ गया। और फिर 288 बटे में कर देंगे सिग्मा एफ को। तो सिग्मा एफ क्या होता है, तो 4 2 6 6 12 10 22 है, तो बटे में 22 कर देंगे और इस तरह से इसका भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 12.95। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया और 12.95 इसमें सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 6वां नंबर लग गया। अब 7वां देखते हैं। 7वां है कि ए बी सी तथा डी ई एफ। अब आप लोग देखिए इसमें ध्यान से, लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये समरूपता का चिन्ह है। तो देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, ये बी सी। अब देखिए आगे वाले अक्षर को मैंने ऊपर मान लिया, बीच वाले को यहाँ माना और सबसे पीछे वाले को यहाँ पर माना। तो इस तरह से आपको दूसरे वाले में भी मानना है। अब बताइए डी कहाँ मानेंगे, तो देखिए इसमें जो सबसे आगे था उसको ऊपर माने थे, तो इसमें भी सबसे आगे वाला सबसे ऊपर मान लीजिए। फिर ई वाला कहाँ मानेंगे, यहाँ पर, और एफ वाला कहाँ मानेंगे, यहाँ पर। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई पहले त्रिभुज में जो ए बी भुजा कर रहा है वही चीज दूसरे त्रिभुज में डी भुजा कर रहा है, यानी इसमें जो काम ए बी कर रहा है वही इसमें डी कर रहा है। तो देखिए ये पर हो गया ए बी और डी ये बराबर है, तो ए बी और डी बराबर कर दिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि बी सी बराबर है एफ डी के, तो बी सी यानी कि ये भुजा बराबर है एफ डी के, यानी ये वाले के। तो कह रहा है त्रिभुज के कौन से कोण आपस में बराबर होंगे, तो देखिए सॉरी इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बनना है, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन सा, ये है, यानी कि कोण बी है, तो यानी बी कोण है। तो कोण बी ये बराबर किसके होगा, अब सोचिए इन दोनों भुजाओं के बीच में जैसे ये वाला कोण है, ऐसे इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण है, ये वाला है, तो कोण डी, यानी बी बराबर है डी के। अब बी बराबर है डी के, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 0,4 0 0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। इस त्रिभुज में पहला बिंदु दे रहा है 0,4, दूसरा दे रहा है 0,0 और तीसरा दे रहा है 3,0। कह रहा है इसका परिमाप बताइए। परिमाप मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग।
अब तीनों भुजा का योग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस भुजा की लंबाई निकाले, और इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। और आप सब जानते हैं कि 0,4 और 0,0 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यक्स देखिए कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो सबसे पहले x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे। सबसे पहला काम यही कीजिए और फिर दूरी का सूत्र लगा दीजिए। और दूरी का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। अब जहां जहां x1 है x2 सब यहाँ पर मान देखकर रख देंगे, और मान आप सब जानते हैं कि जब रखेंगे तो x2 का मान भी 0 है, माइनस x1 का मान भी 0 है, तो इसका स्क्वायर तो वैसे रह गया। और y2 का मान क्या है, तो 0 है, माइनस y1 का मान 4 है, और फिर यही स्क्वायर होगा, और 4 चौक 16, और 16 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 4, तो इसकी दूरी आ गई 4, यानी इस भुजा की लंबाई 4 आ गई। तो इस तरह से इसका निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक x का मान है, एक y का मान है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, और आप क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 त्रिका 9, 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, तो 5 3 8 4 12, 12 इसका परिमाप हो गया तीनों भुजा जोड़ेंगे तो इस तरह से आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे, 3 आएगा, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 4 3 5 आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद में लिखा है 3 tan ए बराबर 4, तो sec e का मान बताइए। चलिए इसका मान देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3 tan ए बराबर दिया है 4, तो सोचिए 3 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, तो tan ए बराबर आ जाएगा 4/3, और फिर पूछ रहा है आपसे sec ए का मान, sec ए का मान पूछ रहा है। तो जानते हैं आप लोग कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है यक प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर ये का मान पूछ रहा है आपसे, देखिए ये 2 नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए थीटा की जगह पर ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sec स्क्वायर ये बराबर होगा 1 प्लस tan ए की जगह पर 4/3 लिख दीजिए, तो tan ए की जगह पर 4/3 हो गया, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16/9, अब 16 एकम 16, 9 एकम 9, और 16 9 25, 25/9 आ गया नीचे। और इसके बाद इधर क्या है, सेक स्क्वायर, ये देखिए एक का समझ लीजिए बटा एक छुपा है, और लासा लेकर जब आप लोग लगाएंगे इसको हल करेंगे तो 25/9 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा बराबर के एक तरफ से, तो दूसरे तरफ वाला अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट से 25 का मान निकलेगा तो 5 आएगा, बटे में 3 आ जाएगा, तो 5/3 इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं 5/3 कहाँ है, 5/3 ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तीसरा देखते हैं, अगला वाला लिखा है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। तो देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान 5 दिया है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान 5 दिया हुआ है। तो देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी गेट। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर का स्क्वायर करेंगे तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर इधर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लगेगा, और फिर हो जाएगा ये स्क्वायर। अब मैं ये बोलूँगा तो आप tan अल्फा सुनिए, और बी बोलूँगा तो कॉट अल्फा। अब फार्मूला लगाइए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो ये की जगह पर tan अल्फा है तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर कॉट अल्फा हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो +2 इंटू ये, अब ये की जगह पर tan अल्फा है तो tan अल्फा, ये इंटू बी, अब बी की जगह पर क्या है, कॉट अल्फा है, अब बराबर क्या हो गया 25। अब देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसको ऐसे लिख दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 गुणे tan अल्फा को ऐसे रहने दीजिए, और कॉट अल्फा का आप लोग सूत्र जानते हैं 1/tan अल्फा होता है, और बराबर हो गया 25, और tan अल्फा कट गया तो यहाँ पर 2 बचा। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा, और 25 माइनस 2 करेंगे तो 23 बचेगा, और यही हमारा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट कर ये 2 आया, अब 2 को इधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, और tan अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा यही बचेगा, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था। देखिए आप लोग यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना था, 23 हमारा आंसर सही है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ई, इसका मान बताइए। तो देखिए किस अंश पर यानी थीटा का मान कितना रख दें कि साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान बराबर आ जाए। तो आप सब जानते हैं कि 45 अंश ऐसा होता है। और देखिए पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 90 अंश।
और 90/2 यानी 45 अंश, यानी यही सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए पाई का मान 90 और बटे 2 माने 45। अब साइन और कोसेक किस अंश पर बराबर होते हैं? 45 पर बराबर होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0। तो इसका मान बताइए। चलिए देखते हैं इसका मान हमारा क्या होगा। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इस तरह से लिखा है। माइनस कॉस थीटा इधर भेजिए, तो माइनस कॉस थीटा इधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा हो गया, और इधर क्या बचा? साइन थीटा। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर गुणे एक तो छुपा रहता है, हमेशा गुणे एक छुपा रहता है। अब कॉस थीटा इधर भेजिए, तो कॉस थीटा गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, इसका मान होता है टेन थीटा बराबर होता है 1। अब 1 की जगह पर लिख सकते हैं टेन 45। अब 10 से 10 गया, यानी तुलना करवा दीजिए, काटेंगे नहीं हम लोग, तो थीटा का मान क्या आ गया? 45। अब थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन पावर 4 थीटा, और इसके बाद पूछ रहा है प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसका मान बताइए। अब देखिए थीटा की जगह पर 45 लिख दीजिए, तो साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का घात 4 करेंगे, प्लस इसका भी मान होता है 1/√2। अगर यहाँ 45 रखेंगे और इसका भी घात 4 करना है। अब देखिए 1 का घात 4 1 ही होगा, और √2 का घात 4 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस इसका भी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 4 का लासा 4, 1/4 1/2 4 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। देखिए देख भाई, आप सब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक बिंदु क्यू से, मतलब एक बिंदु है क्यू, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। कह रहा है एक बिंदु क्यू से, तो एक बिंदु क्यू बना दिया। अब कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त खींचा गया है और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब इसके बाद इसके आगे कह रहा है कि क्यों की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी लंबाई बताइए, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। कभी भी एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचते हैं तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। और यानी कि हम पाइथागोरस 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब आप लोग पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 7 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर प्लस इसकी त्रिज्या को r मान लीजिए तो r का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा बराबर r स्क्वायर। और 625 में कि 576 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, और 49 बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 49 का मान 7 होता है। तो इस तरह से r का मान निकल गया। तो इसमें हमारा 7 सेंटीमीटर सही हो गया। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले, कह रहा है कि एक बिंदु P से, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P से वो केंद्र वाला एक बिंदु है, वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया। इस तरह से दो स्पर्श रेखा खींचा गया जिसके बीच का कोण 80 अंश है। तो ये कोण भाई 80 अंश कह रहा है कि है, तो ये 80 अंश हो गया। अब कह रहा है कि इस पर P वो ये का मान बताइए। P वो ये, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर B है, तो हमें P वो ये का मान ज्ञात करना है, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब ये कोण कैसे निकलेगा? तो आप सब जानते हैं कि इस पूरा कोण, मतलब ये एक चतुर्भुज बनता है, इस तरह से एक चतुर्भुज बनता है और चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ने पर 360 अंश हमेशा आते हैं। और ये 80 है, तो सोचिए ये कितना होगा। अब देखिए ये वाला ऊपर नीचे, ये जो कोण ये और कोण भी है, ये तो 90-90 है, तो 90-90 180 हो गया। 180 ये दोनों मिलकर हो गए, और ये 80 ये है, तो 180 और 80 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 180 और 80, तो 8 8 16, 260 आ जाएगा। और 260 और ये कितना होना चाहिए फिर? 360 होगा। तो ये होना चाहिए 100 अंश, और 100 का आधा कितना होता है? 50। तो ये 50 हमारा सही है। तो केवल आधा पूछ रहा है आपसे, आधा पूछ रहा है तो इसलिए 50 होगा, क्योंकि 80 है तो ये 100 होगा, तभी तो 100 और 80 180 होगा। आमने सामने के कोण हमेशा जोड़ने पर 180 आने चाहिए, तो ये 80 है तो ये 100 होगा, और 100 का आधा पूछ रहा है केवल, तो 100 का आधा 50 होगा। तो ये हो गया। आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का देखिए, आप लोग त्रिज्यखंड का सूत्र जानते होंगे, 2 से इसको काटेंगे 360 आ जाएगा, कट जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है। एक ठोस पाइप है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो गया?
त्रिज्या हो गया इसका 2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी एच का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। कह रहे इस पाइप में कितना आयतन होगा, तो आप लोग इसका सूत्र जानते हो कि पाई आर स्क्वायर एच, यही हमारा फार्मूला होता है। अब पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई के फॉर्म में आंसर ही दिया है आर स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया गुणे एच का मान 20 दिया है, तो 20 चौक 80 पाई, तो 80 पाई इसका आंसर हो गया। 80 पाई कहाँ है, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये पाइप के मतलब कोई भी पाइप है, कोई भी बेलनाकार चीज है तो उसके आयतन का सूत्र यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की जगह पर जब 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और एच का मान 20 है, 20 चौक 80 हो गया, पाई का मान रखना नहीं तो 80 पाई, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। आर त्रिज्या के ठोस गोले के अर्धगोले का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसके बाद में निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो देखिए 8 2 10, 12 8 20, 12 8 20, 20 और 20 40 और 10 50 हो गया। 50 का आधा करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 सोचिए किस में है, तो 8 2 10 और 12 22, तो 25 इसी में होगा, यानी यही हमारा माध्यक वर्ग है। तो इस तरह से माध्यक वर्ग पता चल गया। इसके बाद आप सब जानते हैं कि एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक दिया है तो इसका बहुलक क्या होगा, तो 30 और 35। बहुलक का सूत्र निकला, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो 3 गुणे माध्यक होता है, तो 3 गुणे माध्यक यानी 35 माइनस 2 गुणे माध्य होता है यानी 30। अब 35 3 105, 105 में से 60 घटाएंगे तो यह 45 आ जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। देखिए बहुलक निकालें तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, तो इस पर मान रख देंगे और फिर हमारा 45 आए। एक घटना निश्चित रूप से घटेगी तो इसकी प्रायिकता, देखिए कोई घटना है अगर 100% वो घटेगी ही घटेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उसका हमेशा प्रायिकता 1 होता है। अब हम लोग खंड बा का जो वर्णनात्मक प्रश्न विस्तार से लगाना है उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं आप लोग, लासा लेकर और इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आएगा। और ये कैसे निकलेगा, तो आप सब जानते हैं 2520 का इसका ऐसे लासा लीजिए तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 1260 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 630 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 315 आ जाएगा, फिर 5 से 5 1 6 3 9, 3 से काट देंगे तो 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 5 15 105 आ जाएगा, फिर 35 3 105, फिर 3 से काट जाएगा। तो यही वाला आपको यहाँ पर लिखना है गुणे 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 के रूप में। अब इसके बाद ऐसे इसका भी करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार आएगा, गुणे 5 गुणे 13, इस तरह से आएगा। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, तो इसका पहले एलसीएम ज्ञात करना है फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, तो आप सब जानते हैं जिसका जोड़ा बनना है इन दोनों की जगह पर एक बार लिखते हैं, फिर जिसका जोड़ा बनना है इन दोनों की जगह पर एक बार लिखते हैं, फिर जिसका जोड़ा बनना है इनकी जगह पर एक बार लिखते हैं, फिर जिसका जोड़ा बनना है इन दोनों की जगह पर एक बार लिखते हैं, और इसके बाद जो बच गया उसको एज टू एज उतार लीजिए। तो देखिए क्या क्या बचा, पहली लाइन में क्या क्या बचा, 2 2 7, तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर दूसरी लाइन में जो जो बच गया उसे लिखिए, तो 3 3 13, तो 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरह से अब इन सब का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 48 40, 29 48 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। और जब एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में केवल उसे लिखते हैं जिसका जोड़ा बना है। तो 2 है गुणे यहाँ पर 3 है गुणे 3 है गुणे 5 है, तो 5 15 45 दूना 90, तो 90 आपका एचसीएफ आ गया। तो ये दोनों आंसर हो गए, एलसीएम और एचसीएफ निकल गए। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लगा लिया। देख लिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा कैसे निकालते हैं। देखिए मासा में केवल जो कॉमन है वही आएंगे और लासा में पहले कॉमन वाले लिख लेंगे, फिर जो बिना सबको लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। अब लिखा है अगला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, अच्छा सिद्ध कीजिए क्या क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, लिखेंगे कि माना जिस भी चीज को अपरिमेय सिद्ध करना है, जिस भी चीज को अपरिमेय सिद्ध करना है उसको आप सबसे पहले परिमेय मान लेंगे। तो माना 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर क्या करते हैं,
2√3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसी ना किसी भिन्न के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि एक भिन्न है ये बटे बी और इसी के बराबर 2√3 है, क्योंकि 2√3 को परिमेय मान ले तो बटे के बराबर होगा ही। और ये तथा बी एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, 2 को इधर भेजिए, तो 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये अपान 2b और बराबर इधर क्या बचेगा √3। अब एक √3 और ये अपान 2b, देखिए √3 केवल अकेला √3 ये तो अपरिमेय संख्या है ना, और ये a/2b ये भिन्न एक भिन्न है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए विरोधाभास प्रतीत होता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिख देंगे हिंदी में और फिर हो जाएगा काम, बस उसी पर छोड़ देना है कि चूंकि ये और बी सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याएं इसलिए ये बटा 2b ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए ऊपर हमने कुछ गलत माना है, और हमने क्या गलत माना है कि 2√3 एक परिमेय संख्या, तो इस वजह से लिख देंगे विरोधाभास प्रतीत होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, अरे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से मान लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजा AB AC तथा DE पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है, और ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो गा नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं लिखा क्या है कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज है ये ABC, इस तरह से त्रिभुज का नाम दिया है ABC, तो ये BC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा गई है, और ये त्रिभुज को काट रही है किस बिंदु पर, D और E बिंदु पर। तो एक बिंदु हो गया D और एक बिंदु हो गया E, तो इन दोनों पर काट रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रेखा BC के समांतर है, यानी दिया है DE बराबर DE ये समांतर है, DE समांतर है BC के, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो इस फार्मूले को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। उपपत्ति लिखते हैं हम लोग, जो भी अपने मन से सिद्ध करते हैं उसको उसके लिए उपपत्ति हेडिंग में डालते हैं, और उपपत्ति में क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि त्रिभुज, अब ये छोटा वाला देखिए ADE, इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो कोण D यानी ये वाला कोण ADE, कोण ADE ये बराबर होगा ADE, ये बराबर होगा ABC के, कोण ABC के। क्यों, संगत कोण है, संगत कोण। क्यों संगत कोण है, क्योंकि देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब दो रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर इसके बाद में कोण E बराबर होगा कोण C के, ये भी संगत कोण है, तो AED ये बराबर होगा कोण ACB के, ACB के। क्यों बराबर होगा, संगत कोण, इसके लिए भी लिख देंगे। फिर इसके बाद में कोण ये अपने खुद के बराबर तो होगा ही, अब देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज का भी अंग है और ये बड़े वाले त्रिभुज का भी एक अंग है, तो इस वजह से कोण ये बराबर हो गया, कोण ये, तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये नियम से, ये नियम से, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, तो ये DE समरूप होगा, तो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत को भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए ADE में जो काम AD भुजा कर रहा है वही भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में ABC में कौन कर रहा है, तो AB कर रहा है, तो AD बटा AB आ गया बराबर, और ऐसे ही AE बटा AC आ जाएगा, जो काम इसमें छोटे वाले में AE भुजा कर रहा है, AE भुजा कर रहा है, वही चीज़ इसमें बड़े वाले में कौन कर रहा है, AC कर रहा है। तो ये हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करके लाना था, देख लीजिए, तो प्रूव्ड हो गया, इस तरह से प्रूव्ड, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगले नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1.1, और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं निर्देशांक। देखिए आपको जो दोनों बिंदु दिए हैं वो बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु है 4, -3। इस तरह से दोनों बिंदु दिए हैं और आपको अनुपात दिया है 2:1, 2:3 दिया है। और आप सब जानते हैं कि जब भी ऐसे दो बिंदु देकर अनुपात में विभाजित करने के लिए कहे तो पहले को मानेंगे x1 y1 और दूसरे को मानेंगे x2 y2, इस तरह से मान लेंगे। और इसको मानेंगे m1 m2, इस तरह से मान लेंगे। और आपको दोनों बिंदु ज्ञात करने हैं। देखिए इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाला रेखाखंड ज्ञात करना है, तो यक्स का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो यक्स का मान होता है m2 m1 x2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये हमारा यक्स का मान निकालने का, यानी कि देखिए इन दोनों बिंदु से एक रेखा बना और इस रेखा को विभाजित करने वाला एक बिंदु ज्ञात करना है, एक पॉइंट ज्ञात करना है, और उस पॉइंट को हम यक्स का वाई मानते हैं। तो इस यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है जो बिंदु इस पूरी रेखा को, यानी देखिए दो बिंदु जब भी दिया जाए तो दो बिंदु का मतलब होता है एक रेखा, तो इसको विभाजित करता है किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। तो देखिए यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले से। अब फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए। m1 का मान क्या दिया है 2, 2 गुणे x2 का मान क्या है 4, प्लस m2 का मान क्या है तो 3 है, गुणे y1 का मान क्या है 7, और यहाँ पर m1 प्लस m2 2 + 3 हो गया। x का मान निकल गया 4 दूना 8 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5, और 21 8 29 बटे 5 आ गया। तो देखिए x1 का मान हमें -1 रखना है क्योंकि यहाँ x1 का मान लगेगा, और -1 यहाँ 3 आएगा तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 में कि 3 गे 5 आएगा तो 5/5 आएगा, और 5 से 5 घट गया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लगा लिया, तो x का मान 1 आ गया, यानी x का मान क्या आया 1 आ गया। और इसके बाद ऐसे ही y का मान निकालिए, तो y का मान निकालेंगे तो इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y मान लीजिए, तो निकल जाएगा। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब y का मान निकालना है, तो m1 की जगह पर 2 गुणे y2 का मान क्या है, तो y2 का मान आप लोग देख लीजिए -3 है, तो -3 हो गया, प्लस m2 का मान क्या है 3 गुणे y1 का मान क्या है 7, तो बटे में 3 भी 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 -6 प्लस 21 बटे 5, तो ये आ गया 15/5 बराबर 3 आ गया। तो ये y का मान आ गया 3, तो y का मान क्या आ गया 3, यानी x, y का मान आ गया 1, 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कह रहा था क्वेश्चन में, आप लोग देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक इसका निकल गया, घा नंबर भी लग गया। अब अंगा नंबर देखते हैं। लिखा है कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। देखिए आपको दिया है कोसेक थीटा बराबर 2, तो आप सब जानते हैं कि कोसेक थीटा ऐसे रहने दीजिए, और 2 की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश, क्योंकि कोसेक 30 का मान 2 होता है। अब देखिए तुलना करेंगे तो कोसेक की जगह पर कोसेक हो गया और थीटा की जगह पर क्या हो गया, तो 30 अंश हो गया। तो थीटा का मान यहाँ से निकल गया 30 अंश। यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में तुलना करने पर, बीच में इस लाइन में लिख सकते हैं तुलना करने पर थीटा बराबर 30 अंश। अब थीटा का मान आपको पता चल गया तो आप लोग किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो आपको किस चीज़ का मान पूछ रहा है, तो पूछ रहा है मान कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका मान पूछ रहा है। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर 30 अंश लिखिए और फिर उसका मान निकालिए। देखिए कॉट 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, साइन 30 बटे 1 प्लस कॉस 30 हो गया। अब कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 का मान आप सब जानते हैं कि कॉट 30 का मान होता है √3 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/√2 अपान 1 प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है तो √3/2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले आप इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए, और फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालिए, यानी 3 दूरियां आपको निकालनी है। और अगर 2 मान बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज है
इस तरह से। अब एक बिंदु है 5 कामा -2, एक है 6 कामा 4 और एक है 7 कामा -2। इस तरह से 3 बिंदु हैं। सबसे पहले आप इसका और इसके बीच की दूरी निकालिए, और दूरी का सूत्र आप सब जानते हैं। देखिए इसके बीच की, ये BC मान लीजिए। सबसे पहले निकालेंगे AB के बीच दूरी, AB के बीच दूरी। अब AB के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो ये का मान लिख लीजिए। देखिए 5 कामा -2 दिया है, और B का मान लिख लीजिए, तो क्या दिया है 6 कामा 4 दिया है। अब AB के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये और B का मान लिख लीजिए, और फिर x1 y1 x2 y2 ये मानेंगे। देखिए कभी भी दूरी निकालना है दो बिंदु की, तो दोनों बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानकर निकालेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला आप सब जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर जब मान रखेंगे तो मान आएगा, देखिए x2 का मान क्या दिया है 6 माइनस x1 का मान क्या दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 4 माइनस y1 का मान क्या दिया है -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 37 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। और दूरी आपने जैसे इसका निकाला AB के बीच दूरी, ऐसे BC के बीच की दूरी निकालिए। तो BC के बीच दूरी अब लिखते हैं, तो BC के बीच दूरी, तो BC के बीच दूरी कैसे निकलेगा, तो BC का मान लिख दीजिए। तो B का मान दिया है 6 कामा 4 और C का मान दिया है 7 कामा -2, तो इस तरह से लिख दिया। और x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। फिर इसके बाद फार्मूले पर रख दीजिए दूरी वाले, तो दूरी वाला फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 7, 7 माइनस 4 सॉरी 7 माइनस 6, तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान -2 -4, तो 6 6 36, 36 आ गया, तो अंडर रूट 37 इसका मान भी हो गया। अब देखिए CD ऐसे CA के बीच की दूरी निकले, CA के बीच दूरी निकाल लीजिए। तो CA के बीच की दूरी क्या आएगा, तो CA के बीच दूरी कितना आएगा, CA के बीच दूरी कितना आएगा, तो C का मान लीजिए 7 कामा -2 और फिर ये का मान है 5 कामा -2, तो इस तरह से CA निकाल लीजिए। अब x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। अब फार्मूले दूरी वाले फार्मूले पर रखिए, तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान 5 माइनस x1 तो 7, तो आ जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का -2, अच्छा y2 माइनस y1 करेंगे, तो -2 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 4 अंडर रूट 4 आ गया बराबर 2 आ गया। अब देखिए दो भुजाएं बराबर आ गई, देखिए दो भुजा बराबर है और एक भुजा कुछ अलग आ गया, तो यानी द्विभुजा जब बराबर आ गया और एक भुजा अलग आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। तो लिख दीजिए कि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ, तो 4 का इस तरह से लग गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 5 खंड के हल देने दिखाने हैं। तो लिखा है दिखाइए कि रैखिक समीकरण इतना इतना के अनेक हल होंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग जानते हैं कि इसको मानेंगे A1, चलिए मैं लिख कर दिखा देता हूं आप सबको, इस साइड में देखते हैं। देखिए मैंने लिख लिया है। अब देखिए दो समीकरण जब भी दिया रहे तो इसको मानिए समीकरण 1 और दूसरे को मानेंगे समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 2 मानने के बाद देखिए समीकरण 1 है ना, तो इसके यक्स के आगे वाले को A1 मानिए। A1 माने पहले समीकरण में यक्स के आगे वाला, तो वो कौन है 3 है। ऐसे B का मान मानिए तो y के आगे क्या है -1 है। ऐसे C का मान मानिए तो 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये A1 B1 C1 हो गया। ऐसे A2 B2 C2 निकालिए, A2 B2 C2 निकालिए, C2 निकालिए, तो ये आ जाएगा A2 9, यानी दूसरे समीकरण में यक्स के आगे वाला, फिर इसका हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा -6। अब देखिए A1 बटे A2 का मान निकले, तो A1 बटे A2 कितना आएगा 3/9, यानी कि आ गया 1/3। और इसे B1 बटे B2 का मान निकले तो B1 बटा B2 क्या आएगा -1/-3, तो माइनस से माइनस गया तो 1/3 आ गया, तो इसका भी आ गया यही। और इसके बाद में है, इसके बाद आएगा C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 -2/-6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस करेगा 2 1 2 2 3 6 1/3 ये भी आ गया। अब देखिए जब तीनों बराबर हो जाएं तो देखिए भाई ये रैखिक समीकरण, यानी ये एक समझिए लिखा कुछ नहीं है, ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती माने एक दूसरे के ऊपर लदी हुई हैं, तभी ऐसा आ रहा है। तो जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 आ जाए, ऐसा आ जाए, तो लिख देंगे कि A1 बटे A2 ये बराबर आ गया B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः रेखा संपाती है, और संपाती रेखा क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हों, लदी हों, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो इसके अनंत हल होते हैं। तो लिख दीजिए अच्छा, अतः इसके अनंत हल हैं। अतः
इसके अनंत हल हैं, इसके अनंत हल हैं, इन्फिनेटिव हल हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। देखिए, दिखाइए कि रैखिक समीकरण इसके अनेक हल होंगे। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को बराबर दिखा दीजिए, हो गया अनेक हल। तो इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45। तो इस तरह से बनाए तो हम लोग चित्र बनाते हैं सीधे और फिर लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। लिखा है भूमि के किसी बिंदु P से, तो सबसे पहले तो भूमि बना लीजिए। देखिए ये मान लीजिए जमीन हो गया। कह रहा है भूमि के किसी बिंदु P से, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचा भवन है भाई। तो इस तरह से 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। और ये कितना मीटर है, तो 10 मीटर का ये भवन है। तो इस तरह से 10 मीटर का भवन हो गया। और कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 30 अंश है। और कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। तो इसके शिखर पर एक ध्वज लगा है, इस तरह से झंडा लगा है। और कह रहा है ध्वज के शिखर का P से उन्नयन, यानी इसकी लंबाई बतानी है, इस H की लंबाई बतानी है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप सभी पॉइंट को मान लीजिए ABCD। तो ये BC मान लेते हैं हम। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये PC में। तो ये PC में, अब सोचिए APC में कौन सा वो लेंगे। तो ये PC में हम लोग tan ले लेते हैं। तो tan 45 अंश बराबर क्या होगा, tan 45 अंश बराबर होगा आधार बटा वो सॉरी लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान क्या होगा, तो कोण के सामने वाला लंब होता है यानी AC। और AC का मान क्या है 10 प्लस H। भाई AC का टोटल मान क्या है 10, यहाँ से यहाँ तक का 10 है और ये H है। तो 10 प्लस H हो गया बटे, और फिर क्या है PC, क्योंकि आधार PC है। तो ये आ गया। और tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो 1 बराबर हो गया 10 प्लस H, 10 प्लस H बटे PC हो गया, PC हो जाएगा। अब देखिए PC उधर भेजिए तो PC एक कम PC हो गया। तो PC का मान आ गया 10 प्लस H आ गया। तो ये हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं BPC में, BPC में। तो इस त्रिभुज में देखते हैं। तो BPC में हम लोग लेंगे फिर से tan, और tan 30 अंश लेंगे। tan 30 अंश बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होगा। तो 30 का मान क्या है 10 बटे और PC हो गया। अब tan 30 का मान आप सबके सब जानते हैं 1/√3 होता है, और बराबर 10 बटे PC हो गया। अब PC का मान निकले तो PC एक कम PC बराबर 10√3 हो गया। और PC का मान आपको दिया है, निकाल चुके हैं। तो समीकरण 1 से लिख देते हैं। और समीकरण 1 से PC का मान देख लीजिए आप लोग। तो 10 प्लस H दिया है, तो PC 10 प्लस H हो गया बराबर 10√3 हो गया। अब 10 को इधर भेज दीजिए तो H बराबर निकल जाएगा 10√3, और 10 इधर आएगा तो 10 के आगे प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो गया। तो H बराबर निकल गया 10 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो गया, और इतना मीटर आ गया। यानी H का मान हमें पता चल गया, और H का मान ही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से निकल गया। चलिए इसके बाद हम लोग, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। रिवाइंड कर लीजिए, आप पीछे करके फिर से देख लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों से एक संख्या बनी है, उसके अंकों को जोड़ देंगे तो 9 आएगा। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 से संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप सब जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या क्या है XY है। इस तरह से XY है। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है अगर इसके अंकों को अगर जोड़ देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग प्रश्नानुसार हिंदी में लिख लीजिएगा। तो यदि अंकों को जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई किया जाए, तो कह रहा है कि 9 आएगा भाई। कह रहा है अगर अंकों को जोड़ देंगे तो 9 आएगा। और कह रहा है कि यदि संख्या के अंक को पलट दिया जाए, कह रहा है यदि इसके अंक को पलट दिया जाए, तो पलटने पर, इसको तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि पलट दिया जाए,
तो पलटने पर संख्या, तो पलटने पर संख्या क्या होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। यानी नई संख्या जो है ये मूल संख्या से 27 अधिक होगी। यानी भाई इस वाली से ये वाली 27 अधिक है, ये वाली 27 अधिक है। भाई मूल संख्या ये वाली संख्या 27 अधिक है। लिखा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या है ये मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी ये 27 अधिक है और ये 27 कम है, ये 27 अधिक है, तो 27 अधिक है तो 27 घटा दीजिए, बराबर हो जाए दोनों। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, यक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। वाई एक्स को क्या, भाई अगर आपके पास 43 ऐसे लिखा है तो 43 को क्या लिख सकते हैं, अगर आपके सामने ऐसे 43 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 40, 10 गुणे 40 प्लस 3, अरे सॉरी क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 4, सॉरी 10 गुणे 4 पहली संख्या। इस तरह से देखिए 4 आगे जो आगे संख्या है, जो आगे संख्या है इसको लिखिए गुणे 10 कर दीजिए, फिर प्लस और जो पीछे संख्या है उसको जोड़ दीजिए बस। तो जो भी आगे, क्योंकि ये इकाई दोहाई दोहाई के स्थान पर है तो इसलिए 4 में 10 का गुणा करेंगे और फिर 3 पीछे 3 इकाई के स्थान पर तो 3 गुणे यक करेंगे, तो 10 चौक 40, तो 10 और 4 का गुणा 10, 4 गुणे 10 ऐसे रहेगा और 3 एक्यम 3, तो वही काम इसमें भी किए हैं। देखिए यक्स गुणे वाई, तो इकाई दोहाई के स्थान पर, तो दोहाई के स्थान पर यानी यक्स नहीं है 10 एक्स है प्लस वाई, वाई का तो एक में गुणा करेंगे तो एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसका ऐसे करेंगे तो 10 वाई प्लस यक्स हो जाएगा माइनस 27। अब देखिए इस पूरे को इधर भेज दीजिए तो 10 यक्स प्लस यक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस वाई और 10 वाई इधर आएगा तो माइनस 10 वाई हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा माइनस 27 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए 10 एक्स में से एक एक्स घटेगा तो 9 एक्स बचा और माइनस 9 वाई बचा और बराबर माइनस 27 हो गया। अब देखिए 9 यहाँ से कॉमन लेकर भेजेंगे इधर तो माइनस 27 बटे में 9 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा यक्स माइनस वाई, क्योंकि 9 कॉमन लेकर इधर भेज दिए तो यक्स माइनस वाई बराबर आ गया 9 त्रिक 27 माइनस 3 आ गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दीजिए, समीकरण 1 2 जोड़ेंगे तो समीकरण 1 आप सब जानते हैं क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, और दूसरा समीकरण जो हमने बनाया है वो है वाई बराबर माइनस 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और यक्स यक्स 2x हो गया बराबर 9 में से 3 गए 6 और यक्स का मान निकल गया 3, तो एक आंसर तो ये आ गया, सॉरी ये आंसर नहीं है, तो यक्स का मान 3 आ गया। अब लिख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण या 1 से लिख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, और यहाँ यक्स के यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो वाई बराबर 9 हो गया, और 3 इधर जाएगा तो वाई बराबर हो गया 9 माइनस 3 और वाई बराबर आ गया 6। तो इस तरह से यक्स का मान 3 आया और वाई का मान 6, तो यक्स का मान 3 आया और वाई का मान 6, जब यक्स का मान 3 आ गया और वाई का मान 6 तो यानी 36 हमारी वो संख्या हो गई, 36 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से लिख देंगे। तो आगे नंबर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया चित्र में ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर है, इससे दिखाइए कि बी बराबर है ए सी, कैसे सिद्ध होगा। देखिए ए बी बराबर है ए सी के, तो आप सब जानते हैं कि ए बी का भी बटा 2 कर सकते हैं और ए सी का भी बटा 2 कर सकते हैं, और ए बी का बटा 2 अगर करेंगे ए बी का बटा 2 करेंगे तो बी भी हम लिख सकते हैं, तो ए बी बटा 2 की जगह तो बी भी लिख सकते हैं बराबर ए सी बटा 2, ए सी बटा 2 की जगह पर हम लोग एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ए बी बराबर ए सी ये दिया ही है तो दोनों तरफ बटे 2 कर दिए और दोनों तरफ बटे 2 कर दिए, ए बी का बटा 2, ए बी का बटा 2 माने आधा, बटा 2 माने आधा है, तो ये आ गया डी बी आ गया बराबर ए सी का बटा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ सी। अब ये आ गया। अब आप समझाते हैं कि किसी बिंदु से एक ही वृत्त पर जब रेखा दो स्पर्श रेखा के बराबर होती है तो बी डी के बराबर होगा बी, तो बी डी के बराबर होगा बी क्यों, क्योंकि बी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो बी के बराबर बी हो गया, और एफ सी के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं जब एक बिंदु पर खींची गई हो तो वो आपस में बराबर होती है, और बी बराबर इसी को तो हमें प्रूव करके लाना है, तो ये प्रूव हो गया। देखिए मैंने क्या किया, भाई दिया है ए बी बराबर है ए सी के, तो मैंने दोनों तरफ बटे 2 करवा दिए, जो चीज़ दिया था उसी का। अब ए बी बटा 2 क्या हो जाएगा बी डी, और ए सी बटा 2 क्या हो जाएगा एफ सी। अब ए बी डी के बराबर ये वाला है तो बी डी की जगह पर इसको लिख दिए, बी डी की जगह पर इसको लिख दिए, और एफ सी की जगह पर इसे लिख दिए। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से
दो स्पर्शरेखा खींची जाए तो बराबर होती है आपस में, इस तरह से हो गया। तो ये आप लोग कर लेना। फिर इसके बाद लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक दिया है और एक्स वाई का मान दिया है, तो जबकि बारंबारताओं का योग 80 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान, इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सारणी बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। देखिए मैंने बना लिया है आपके सामने, इसका जो चार्ट है वो चार्ट बन गया है। आपको जानते हैं माध्यक दिया है, तो माध्यक दिया है तो संचयी बारंबारता, आप कभी भी माध्यक वाला क्वेश्चन है तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा, तो इसको देखकर यहाँ पर लिखिए 5, फिर इसमें इसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 5 + x, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 20 25 हो गया, 25 + x, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 15 25 40 हो जाएगा, 40 + x, फिर इसके बाद इसमें y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो गया, और फिर इसमें इसको जोड़ेंगे 45 + x + y हो गया, ये हो गया। और 45 + x + y यहाँ पर भी आएगा, अगर इसको पूरा जोड़ेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे तो इसका मान दिया है 80, आपको क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि बारंबारताओं का योग 80 है, यानी इस पूरे को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, ये दिया हुआ है। जबकि इस पूरे को अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो आपका आएगा 45 + x + y, और इसी का मान दिया है 80। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 20 15 5 5 इस सब को जोड़ेंगे जब, तो आपका आएगा 45 + x + y, और 45 + x + y का मान ही 80 दिया हुआ है। तो अगर x + y का मान यहाँ से निकालें हम लोग, तो x + y बराबर निकलेगा 80, 45 में से 80 घटेगा, 80 में से 45 तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए माध्यक दिया है, तो माध्यक के नीचे माध्यक का फार्मूला लिख दीजिए, और माध्यक की जगह पर माध्यक का फार्मूला लिख सकते हैं। और माध्यक का फार्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, यल प्लस क्या होता है, n/2 -c अपान f इंटू एच, तो ये होता है। तो देखिए माध्यक के नीचे माध्यक का फार्मूला लिख दिया, 28.5 दिया है तो 28.5 लिख दीजिए इस तरह से। अब देखिए यल का मान क्या होता है, तो यल का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 28.5 किस वर्ग में है, तो 28.5 किस में होगा, तो 20 से 30 वाले में होगा 28, भाई 28.5 कहाँ होगा, तो 20 से 30 के बीच वाले में। तो इसको हम लोग माध्यक वर्ग के नाम से जानते हैं, और माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट को, इसी को स्मॉल यल कहते हैं, इसी को स्मॉल यल कहते हैं। तो स्मॉल यल का मान क्या है भाई, 20 है, तो स्मॉल यल का मान हो गया 20 प्लस n/2। n/2 क्या चीज़ होता है, तो n की जगह पर हम यही 80 लिख सकते हैं, और n की जगह पर अगर 80 लिखें तो 80/2 यानी 40 आ जाएगा। माइनस c क्या होता है, तो c होता है जो माध्यक वर्ग है, जो माध्यक वर्ग है इसके ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी जो माध्यक वर्ग है इसके ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी 5 + x, तो c का मान हो गया 5 + x, ये हो गया। और माइनस का गुणा होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और बटे में f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये 20 है, तो 20 हो गया, और गुणे एच का मान क्या है, तो एच होता है हाइट। इन दोनों में कितना कितना अंतर है, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच, इन सब में कितना कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो 10 हो गया, बराबर हो गया 28.5। अब इसमें यक्स का मान निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 20 प्लस, और यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे 40, और यहाँ पर -5 और माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा करवाएंगे, बटे 20 और गुणे 10 हो गया। अब देखिए 10 दूना 20 हो गया, पहले तो यही कट गया, और 28.5 यहाँ पर है ही पहले से। अब देखिए 20 प्लस हो गया, यहाँ पर 40 में से 5 घटेगा तो 35 बचेगा, 35 माइनस यक्स बटे में क्या है 2, और 10 तो कट ही गया, बराबर 28.5 हो गया। अब देखिए 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का 20 में गुणा होगा तो 20 दूना 40 प्लस 35 माइनस यक्स, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 57 हो जाएगा। देखिए 2 पंचे 10 के 0 हासिल यक, और 2 8 16 17, और 2 दूनी 4 5, ये हो गया। अब 40 और 35 जोड़ेंगे तो 35 40 कितना होता है, 35 75 हो जाएगा, 75 माइनस यक्स बराबर 57 हो गया। अब देखिए माइनस एक्स इधर जाएगा, 57 इधर आएगा, तो 75 और 57 इधर आ गया, 57 और इधर हो गया यक्स, और 75 में से 57 हटेगा तो 12 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, और 6 में से 5 गए 1, तो 18 बचा। तो ये x का एक मान आ गया, तो x y का मान बताना था, तो x का मान आ गया। अब इसी को ले जाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए, इस समीकरण में। तो देखिए x की जगह पर 18 निकालें तो 18 प्लस y बराबर हो गया 35, और आप लोग समझ सकते हैं 18 अगर इधर भेजेंगे तो 35 माइनस 18 हो जाएगा,
और इस तरह से y का मान आपका आ गया 15 की 8 गए 7 और 2 में से 1 17 आ गया। तो इस तरह से y और x दोनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मैंने निकाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता। पासे में जानते 1 से 6 तक के अंक होते हैं। अब सोचिए 7 से कम कब आएगा? जब एक में 6 आए तो दूसरे में 1 7 से कम हमेशा लाना है। तो एक में 1 आए, 1 से 5 के बीच में 1 में रहे, और एक में भी दूसरे में भी 1 से 5 के बीच में रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपके सामने 1 से 6 तक के अंक हैं पहले पासे में, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 अंक हैं पहले पासे में, और दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक हैं दूसरे वाले पासे में भी। अब सोचिए कि इसके कितने जोड़े बन सकते हैं। तो 1 के साथ जब इसमें 1 आए, पहले पासे में 1 आए, तो दूसरे वाले में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। यानी 5 तक अगर आ रहा है तो 6 से अंक कम रहेगा। देखिए 5 1 6 रहेगा, 4 1 5 रहेगा। यानी जब पहले में 1 आए तो इसमें कितना ऑप्शन खुला है? तो 5 1 2 3 4 5 ऑप्शन खुला है। यानी 5 स्थितियां बन गई पहले नंबर को लेकर। दूसरे नंबर को लेकर कितनी स्थितियां बन सकती हैं? तो देखिए 5 नंबर बन गई, इसकी स्थितियां लेकर 5 नंबर बन गई। अगर पहले पर 2 आ जाए, पहले पासे पर अगर 2 आ गया तो 7 से कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 7 से कम होने के लिए अगर पहले पासे पर 2 आ गया तो इसमें आ सकता है 1 2, यानी कि 3, और ये 4, क्योंकि 4 2 6 ही होगा। तो 4 स्थितियाँ इसकी बन गई। ऐसे ही 3 स्थितियाँ इसकी बन गई, इसकी 2 स्थिति बन गई, इसकी 1 स्थिति बन गई। तो 5 4 9 3 12 20 14 15 स्थितियाँ कुल मिलाकर बनी। तो जब 15 स्थितियाँ बनी तो 15 स्थितियाँ ऊपर हो गई बटे, और कुल मिलाकर दो पासों को जब फेंका जाता है तो कुल कितनी स्थितियाँ बन सकती है? तो आप सब जानते हैं कि 6 अंक होते हैं, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 स्थितियाँ बन सकती है। तो 36 हो गया, तो 15 बटा 36। अब ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 पचे 15 और 12 3 36, तो 5 बटा 12 ये हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन पूछ क्या रहा था कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता। तो देखिए जब पहले में 1 आएगा तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है? 1 से 5 तक आ सकता है। यानी 5 स्थितियाँ इस पर हो गई, इस पॉइंट पर। अगर पहले पासे पर 2 आ गया, पहली बार जो पासा फेंका गया उस पर 2 आ गया, तो दूसरे पासे पर 1 से 4 तक का केवल आ सकता है। तभी अगर 5 आ गया ना, 5 भी 7 हो जाएगा, 7 से कम होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होना चाहिए? 4 तक का होना चाहिए। 4 स्थितियाँ बन गई, जैसे 3 इसकी 2 इसकी 1, तो इस तरह से स्थितियाँ, तो कुल स्थितियाँ गिनेंगे 15, और दो पासों की कुल मिलाकर कितनी स्थितियाँ होती है? तो 6 तक के अंक होते हैं, स्क्वायर करेंगे 36 स्थितियाँ बनती है। तो 15 बटा 36 ये आ गया, और 5 बटा 12 इसको काटने पर आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से 4 वाला क्वेश्चन भी सही हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा है यदि 4 कुर्सियाँ तथा 7 मेज का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियाँ 10 मेज का मूल्य 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताइए। तो देखिए जो चीज़ 10 है ना उसी को 10 में ही मानते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर हो गया यक्स रुपया है, और एक मेज बराबर हो गया ये बराबर हो गया वाई। अब कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाई 4 कुर्सियाँ और 7 मेज खरीदा गया। एक आदमी गया और 4 कुर्सी खरीदता है, तो 4 कुर्सी खरीदे तो एक कुर्सी का दाम यक्स, तो 4 कुर्सी का दाम हो गया 4 यक्स प्लस 7 वाई। 7 मेज खरीद रहा है तो 7 वाई हो गया, और पूरा पैसा जोड़ कर दे रहा है वो 300। तो यही तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, पढ़िए आप लोग। 4 कुर्सी और 7 मेज खरीदा गया तो 360 लगा, यानी कि एक कुर्सी का यक्स दाम है तो 4 कुर्सी का 4 यक्स हो गया, एक मेज का वाई है तो 7 वाई हो गया, और पूरा पैसा मिलाकर 360। ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे दूसरा समीकरण आप बनाएंगे तो लिखा है 6 कुर्सियाँ खरीदने पर तथा 10 मेज खरीदने पर आपको 520 पेड करना पड़ता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताइए, यानी एक्स वाई का आपसे मूल्य पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम लोग 4 और 6 को यानी कि विलोपन विधि से अगर लगाएं तो पहले समीकरण में आपको गुणा करना पड़ेगा 4 6 24, यानी कि 3 से गुणा कर दीजिए। तो पहले समीकरण में 3 से गुणा तो 4 3 12 हो जाएगा, और 6 दूना 12। तो समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे? समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में घटा लेंगे हम लोग।
तो चलिए घटाते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा किया तो 3 चौक 12x हो गया, 12x प्लस 3 7 21y हो गया, प्लस 36 दिया तो 3 शून्य शून्य, सॉरी बराबर का चिन्ह लगाना था, 3 शून्य शून्य, 3 छः 18 के 8, 18 के 8 हासिल 1, 3 तिक्का 9 1 10, 1080 हो गया। और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 6 12x हो गया, प्लस 20y हो जाएगा, और बराबर 520 है तो 1040 हो गया इसका। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे जब तो इससे ये कट गया, 21y में कि 20y घट गया तो 1y बचा, और इसमें से घटा देंगे तो 40 बचेगा। तो एक मेज का मूल्य हमारा निकल गया इस तरह से, देखिए तो एक मेज का मूल्य निकल गया। अब लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, तो y का मान रखेंगे हम लोग, तो 4x प्लस 7 गुणे y का मान रखते हैं इसमें, तो y का मान क्या आएगा 40, तो 40 बराबर 360 हो गया। अब देखिए 360 इधर पहले से है, और 40 सत्ते तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, 280 इधर आएगा तो माइनस में आएगा 280, और इधर 4x बचा, तो 4x बराबर क्या आ गया, तो देखिए 280 इसमें से घटाएंगे तो 16 में से 8 गए, 10 में से 0 0, 16 में के 8 गए 8, ये आ गया 80 आ गया, और 4 को 4 से काट देंगे तो 20 चौक 80, यानी x का मान आ गया 20। तो कुर्सी का मूल्य भी आ गया आपके सामने, और इसका मूल्य भी आ गया। तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया है, इसको आप देख सकते हैं, बहुमंजिला शिखर, शिखर वाला मैंने एक क्वेश्चन पहले ही करवा दिया है जो ऊंचाई और दूरी का है, और इसके बाद सिद्ध करने वाला है। इसमें देखिए थीटा का मान 45 अंश मान लीजिए, रख दीजिए, फार्मूले पर प्रूफ हो जाएगा। दिए गए चित्र में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सब जानते हैं कि कैसे निकलता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये अर्धगोला ऊपर से लगा है, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद ये शंकु है, और शंकु का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर यल होता है, पाई आर यल। तो इस फार्मूले पर आप लोग रख दीजिए। देखिए आर का मान क्या रखेंगे, ए बी का मान दिया है 3.5, तो 3.5 यानी 3.5/2 रख देंगे आर की जगह, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 3.5/2 लिख देंगे। और यल का मान क्या लिखेंगे, तो देखिए सी डी का मान दिया है, सी डी का मान दिया है 5। तो आप सब जानते हैं जब इतना 3.5/2 है, 3.5/2 है, तो 3.5/2 यानी कि 3.5/2 को घटा लेंगे 5 में से, और 3.5/2 जब 5 में से घटाएंगे तो जो भी आएगा वो हो जाएगा यहाँ का यच का मान, और इस यच के मान और इस मान को लेकर पाइथागोरस लगाकर इसको निकालेंगे, और यही यल का मान यहाँ पर पुट करना है। तो इस तरह से लगा देंगे और 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी का मान दिया है 3.5, तो आर का मान जहाँ जहाँ आर है इस फार्मूले में, यहाँ पर आर का मान 3.5/2 रख देंगे। दिया है सी डी का मान 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो 5 में से आपको क्या घटाना है, तो 3.5/2, तो 3.5/2 घटा देंगे किस में से, 5 में से, और घटाएंगे तो जो आएगा ये होगा इसका मान, यहाँ से यहाँ तक का, इसको वो मान लेंगे आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक का मान निकल जाएगा। अब इसका मान पता चल गया, तो पाइथागोरस लगाकर इसका मान निकाल लेंगे, और यही चीज़ हमारा यल हो जाएगा, यल के फार्मूले पर इसी चीज़ को रख देंगे। तो इसके बाद देखते हैं पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टैंक को इतना, तो ये वाला भी आप सब देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 5वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया।